नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पहली बार नयार वैली फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई साहसिक खेलों का आयोजन होगा। और इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हासा के सचिव विनय सिंह जी और साहसिक खेल प्रेमी अजय कंडारी जी। तो सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एडवेंचर होता क्या है, जो एडवेंचरस गेम होते हैं। एडवेंचर गेम्स जो होते हैं वो रेगुलर गेम से थोड़ा सा अलग होते हैं। इनको करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कह लीजिए साहस की ज़रूरत होती है जी। और इसमें जो आप अपने सेंसेस को हमेशा उनके लिमिट्स को चैलेंज करते हैं जी। ये लैंड एडवेंचर भी हो सकते हैं, वाटर एडवेंचर्स भी हो सकते हैं और एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। जी। लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स और में जैसे कई टाइप के, जैसे स्कीइंग हो गए, इसके अलावा वाटर एडवेंचर्स में राफ्टिंग हो गया, आपकी कयाकिंग हो गया, एंगलिंग हो गया। एयर एडवेंचर्स में पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस जो एडवेंचर फेस्टिवल होने वाला है, कौन कौन से एडवेंचर गेम इसमें शामिल हैं? इसमें तीनों ही एस्पेक्ट हमने कवर करे हैं, लैंड, एयर और वाटर। जी। लैंड में जैसे विनय जी ने बताया कि पैराग्लाइडिंग हम नेशनल लेवल का एक एक्यूरेसी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी के साथ हम पैरामोटरिंग भी उसमें करेंगे जी। और हॉट एयर बैलूनिंग भी लॉन्च कर रहे हैं और एक टैंडम फ्लाइट्स भी लॉन्च करेंगे जो कि गेस्ट और जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वहाँ पर उनके लिए भी होगा। साथ में लैंड में हम लोग जो एक्टिविटीज़, जो मेजर इवेंट है वो माउंटेन बाइकिंग का है जो कि हम लैंसडाउन से स्टार्ट कर रहे हैं और पौड़ी एरिया तक का पूरा कवर करेंगे, अराउंड 190 किलोमीटर्स 3 दिन में। ये जो साइकिलिस्ट आ रहे हैं ये विभिन्न स्टेट से आ रहे हैं, जिसमें कि 2 राइडर्स हमारे प्रोफेशनल राइडर्स नेपाल से भी आ रहे हैं। वाटर में हम 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं इस बार, एक है एंगलिंग जो कि स्पॉट फिशिंग है और कयाकिंग जो कि BSF द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाएगा। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने दिन का ये एडवेंचर फेस्टिवल होने वाला है? ये एडवेंचर फेस्टिवल 19 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेगा। 4 दिन का ये फेस्टिवल है जी। और इसमें हमारे कंट्री के अलावा नेपाल से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। हमारे कंट्री में लगभग 13 स्टेट से लगभग 130 प्रतिभागी हैं जो प्रतिभाग कर रहे हैं इस विभिन्न प्रतियोगिताओं में। और इन प्रतियोगिताओं के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार उत्तराखंड में की जा रही हैं, जैसे कि हैंग ग्लाइडिंग है। हैंग ग्लाइडिंग का स्कोप हमारे उत्तराखंड में बहुत है, जिसको पहली बार हम बिलखेत पौड़ी में शुरू करने जा रहे हैं। इसके टेस्ट ट्रायल्स वगैरह हम लोग करेंगे और अगर ये हमारे टेस्ट ट्रायल्स वगैरह सफल रहते हैं तो हम इस बिलखेत, ये जो डेस्टिनेशन है, इसको ऑल राउंड ऑल एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए वर्ल्ड मैप पे इसको ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं। किस एडवेंचर फेस्टिवल के पीछे की वजह क्या है सर इसे कराने की? देखिए, उत्तराखंड हमेशा में 4 धाम बहुत फेमस है जी। काफ़ी है और बेसिकली उत्तराखंड आपको पता ही है कि इसमें हिमालय रेंज है और हिमालय मतलब वर्ल्ड वाइड काफ़ी अट्रैक्ट करता है एडवेंचर टूरिज़्म के लिए। तो जब 4 धाम फेस्टिवल होता है तो ज़्यादातर हमारी डेस्टिनेशंस जो हैं उसी से एसोसिएट हो जाती हैं, मतलब उसके पास फोकस होता है। तो हमें उस रूट से थोड़ा अलग हटके ही कुछ करना चाहिए जिससे कि हम आसानी से सारी चीज़ें कर सकें। इसीलिए हमने ये जो नयार घाटी में बिलखेत जो सतपुली के पास है इसको आइडेंटिफाई करा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सारे रास्तों को जोड़ता है। आप लैंसडाउन से अगर आते हैं, पौड़ी से आते हैं, देवप्रयाग से आते हैं, तो आपको एक जंक्शन बन जाता है जहाँ को पहली बार आपको 3 चीज़ों का, लैंड, एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जी। तो सर, इससे रोजगार की क्या उम्मीदें हैं और पर्यटन को लेकर क्या? इससे जब हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी वहाँ पर 10 लोकल बच्चों को जो बिलखेत एरिया सतपुली के पास के हैं उनको हम ऑलरेडी बेसिक पैराग्लाइडिंग के कोर्स हमने करा चुके हैं उनको, और वो इसमें एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ 15 बच्चे और जुड़ रहे हैं हमारे इससे। तो हम लोग इस फेस्टिवल में उनको इस चीज़ से प्रैक्टिकली वो लोग करेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो फ्यूचर में हम यहाँ पर एक कैंपिंग स्पॉट डेवलप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि पैराग्लाइडिंग और पैरामोटर में डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, और जो लोग इसमें जो इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं स्पोर्ट,
लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। जी। पैराग्लाइडिंग में एक सिंपल विंग होता है, कैनोपी जिसको बोलते हैं, और उस विंग की मदद से पहाड़ के टॉप से हवा की मदद से लॉन्च होते हैं, टेक ऑफ लिया जाता है और हवाओं के सहारे ही उड़ते हुए किसी भी सूटेबल जगह पर लैंड किया जाता है। जहाँ तक आपको हवाएं मदद करती हैं उड़ने में, आप उतनी ही देर इससे फ्लाई ले सकते हैं। इसमें भी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको हवाओं की लगातार मदद मिलती रहेगी तो आप कई घंटों तक लगातार उड़ सकते हैं बगैर किसी इंजन के। पैरामोटर जो होता है, पैरामोटर में आपका एक बैक पैक जो होता है, इंजन जुड़ जाता है बस। इंजन होने की वजह से इसके लिए किसी पहाड़ की ज़रूरत नहीं है टेक ऑफ करने के लिए। आप सिंपल ग्राउंड से थोड़ा सा रन लेके, थोड़ा सा कुछ स्टेप्स दौड़ के आप टेक ऑफ कर सकते हैं इंजन की मदद से। और इंजन होने की वजह से आप हवाओं पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए। आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते हैं। आप अपनी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। लेट से आपको देहरादून से अगर टिहरी तक जाना है तो आप आराम से देहरादून से ही टेक ऑफ करके सीधा टिहरी लैंड कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग में एक विशेष फ़र्क टाइमिंग का भी है। पैराग्लाइडर्स का जो टाइमिंग होता है वो तब होता है उड़ने का जब थोड़ी सी गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि 9-10 बजे के बाद जब सन आ जाता है, थोड़ा सा ज़मीन को वो हीट करता है, तो जो हीट करंट्स होते हैं जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते हैं, उनकी मदद से पैराग्लाइडर उड़ता है। पैरामोटर इसके विपरीत सुबह और शाम को प्रेफरेबली इसको उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो हीट करंट्स होते हैं वो इसमें बाधक होते हैं। तो जब ये हीट करंट्स नहीं होते हैं, आसमान बिल्कुल साफ, काम एंड क्वाइट होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा अनुकूल समय होता है पैरामोटर उड़ाने के लिए, क्योंकि आपके पास इंजन है तो आप उसकी थ्रस्ट को इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करते हैं। जी। खिलाड़ियों के लिए सर कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये? खिलाड़ियों के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में भी और देश विदेश में भी इसको अपना रहे हैं और आने वाले टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। पिछले कुछ सालों में टेक्निकली भी इस स्पोर्ट ने काफ़ी ग्रो किया है। इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जो पिछले कुछ सालों में ही अचानक से इसमें रिवोल्यूशन आया है। तो खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण एक तो ये है कि उसकी एक विशेष ट्रेनिंग होती है, पैराग्लाइडिंग की भी और पैरामोटर की भी। तो अनटिल अनलेस आप वो ट्रेनिंग पूरी करके उसको अच्छे से उड़ाना सीख लेते हैं, तब तक इसको खुद से नहीं आजमाना चाहिए। किसी बुक से या किसी को देख के, उड़ते हुए देख के, ये सेल्फ लर्निंग वाला स्पोर्ट नहीं है। किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से ही आप इसको उड़ना सीख सकते हैं और इसको अपना सकते हैं। और अगर किसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है फिज़िक्स की, जो कि मैं समझता हूँ एक क्लास 10 पास बच्चे की आराम से होती है, तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसे सीख सकते हैं। फिज़िकली आपको थोड़ा फिट होना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा फिज़िकली डिमांडिंग है ये स्पोर्ट, और इसमें कोई ऐसा विशेष चैलेंज नहीं है कि इसको ना किया जा सके। हर कोई कर सकता है इसको आराम से। जी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बात हवा में उड़ने की हो या पानी में राफ्टिंग करने की, दोनों ही बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो किस तरह जो खिलाड़ी इस कैंप में शामिल होंगे, किस तरह की उनकी ट्रेनिंग रही है अभी तक की, कितनी चैलेंजिंग थी वो ट्रेनिंग? देखिए, जो इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जो आ रहे हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं जी। और जो इस फील्ड में कम से कम नहीं तो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। साथ में कुछ नए फ्लायर्स भी हैं जो कि हैं, और थोड़ा हिंदुस्तान में थोड़ा स्ट्रगल है, बिकॉज साहसिक खेल जो होते हैं वो थोड़ा आसान स्पोर्ट नहीं है, जैसे फुटबॉल। तो ये सब चीज़ें, इसमें इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है। इक्विपमेंट इसलिए भी महंगा हो रहा है कि इक्विपमेंट इंडिया में कम मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट करा जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। तो इसमें जिस तरह से अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे पौड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 मशीन्स अभी मंगाई हैं अपनी, तो इस तरह अगर सपोर्ट मिलता रहा तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी लोकल्स को, यूथ को करने के लिए। तो इस फेस्टिवल के द्वारा हम चाह रहे हैं कि उनको एक तो हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस आ जाएगा इस चीज़ में, तब फिर धीरे धीरे हम अपना ही कुछ ट्रेनिंग का एक हब वहाँ पर स्टार्ट कर दें। जैसे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जो कि माउंटेनियरिंग के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट जाना जाता है वर्ल्ड वाइड में। तो उसी तरह यहाँ पर भी फ्यूचर में स्कोप है कि छोटा एक इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए। जी सर। आपसे सर विनय जी मैं जानना चाहूँगी कि जितने भी खिलाड़ी हैं जो इस कैंप में शामिल हुए हैं, सर राफ्टिंग की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से राफ्टिंग सीखी जाती है और कितना सर चैलेंजिंग है ये? राफ्टिंग के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी साहसिक खेल जो है, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है उसकी ट्रेनिंग।
तो आपने किस जगह से ट्रेनिंग की है, कितने कैपेबल ट्रेनर से आपने ट्रेनिंग की है कि अगर आप किसी प्रशिक्षित ट्रेनर से उसकी ट्रेनिंग लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। राफ्टिंग के लिए जो बेसिकली जो गाइड होते हैं उनको एक अच्छा स्विमर होना भी एक बेसिक नीड है जी। क्योंकि उन्हें खुद तो तैरना आना ही चाहिए, किसी मुसीबत के समय किसी पर्यटक को डूबते से बचाना भी आना चाहिए, तो उनकी स्विमिंग की ट्रेनिंग भी उतनी ही कठिन होती है। जी सर, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का अभी तक कितना सपोर्ट मिला है सर आप लोगों को? हम इस फेस्टिवल में लगभग 2 महीने से काम कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पौड़ी टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जितना हमें सपोर्ट करा है उन्हीं की मदद की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे इंडिविजुअल अगर हम अपने लेवल में करेंगे तो इतना आसान नहीं है सब चीज़ें करना। जी, और लोकल्स का सर क्या सपोर्ट मिला है वहाँ पर? जो लोकल्स का पार्टिसिपेशन और उनका सपोर्ट है जी, वो हमेशा मैं कहूँगा वंदनीय होता है जी, किसी भी ऐसी जगह पे, क्योंकि ये जो काम किया जा रहा है ये लोकल्स के लिए ही किया जा रहा है, उनको रोज़गार दिलाने के लिए, जिससे कि जो गांव के गांव हमारे उत्तराखंड में खाली होते जा रहे हैं और नैयार घाटी में भी कमोपेश ऐसी स्थिति है। जब हमने लोकल्स को अप्रोच किया तो शुरू में थोड़ा सा हमें उनका रेजिस्टेंस भी देखने को मिला, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर से लोग आके आपकी ज़मीन पे कुछ काम कर रहे हैं तो पता नहीं इनका क्या इंटेंट होगा। लेकिन जब हमने धीरे धीरे उन लोगों को कॉन्फिडेंस भी लिया और उन्हें समझाया कि इस तरीके के आयोजन से आपके बच्चे इसमें एक्सपर्ट बनेंगे, आपके बच्चे ही यहाँ पे सीखेंगे, वो अपनी जगहों पे अपने ही घरों पे रोज़गार का साधन उनके लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से लोकल लोगों की काफ़ी एक्सेप्टेंस हुई धीरे धीरे और अब लोकल लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अजय जी ने बताया कि वहाँ पे कुछ बच्चे ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, तो ऐसे ही नेक्स्ट एक बैच और बीड बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, वो बच्चे भी आने वाले हैं। तो लगभग करीब 24 बच्चों की ट्रेनिंग अब तक हो चुकी है। ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अब तक साहसिक खेलों की जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी जी। इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग अपना उसी जगह पे रोज़गार कमाने में कामयाब होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और इसके साथ जो लैंसीडाउन होटल ओनर्स एसोसिएशन है उसने भी हमें बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग किया है इन बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म और का भी पूरा सहयोग है। जब वहाँ पे कोई टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा इन एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से, तो कोई वहाँ पे किसी की टैक्सी भी चलेगी, किसी का होम स्टे भी डेवलप होगा, किसी का रेस्टोरेंट बनेगा, किसी के होटल्स बनेंगे, तो एक ओवरऑल ग्रोथ होती है और जो रेवेन्यू है वो उस पूरे एरिया में आता है और सब लोगों को आता है। तो जो ओवरऑल ग्रोथ उस पूरे एरिया की हम कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगी अगले 1-2 सालों में, वो देखने वाली बात होगी। तो सर बात पौड़ी गढ़वाल की है हमने कि वहाँ पर अगर एडवेंचर फेस्टिवल होगा उसके बाद जो जो फ़ायदे वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सर इसके बाद अन्य जिलों में भी सर ये चीज़ की जाएगी, फेस्टिवल मनाया जाएगा ताकि दूसरी जगह, क्योंकि हर जगह उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बिलखेत नयार घाटी है ये दूसरा डेस्टिनेशन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला एक्सपेरिमेंट हमने माल देवता देहरादून से शुरू किया था जी। और माल देवता देहरादून अपने आप में फ्लाइंग के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट बन गए, कई सारे कैंप्स बन गए जब से ये एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू हुई हैं। तो इस माल देवता की सक्सेस स्टोरी ने हमें मोटिवेट किया कि इस मॉडल को हम उत्तराखंड के दूसरे ज़िलों में भी रेप्लिकेट करें। फिर हमने इस नयार घाटी में बिलखेत जगह को चुना, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों के एडवेंचर स्पोर्ट्स को पैरेलली बढ़ावा दिया जा सकता है और वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी क्रम में आगे हमारा पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम एटलीस्ट 13 ज़िलों में 13 डेस्टिनेशन कम से कम हम लोग फेमस करने में अपना योगदान दें, जिससे कि हर ज़िले में कम से कम एक डेस्टिनेशन ऐसा हो जहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हो, क्योंकि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो हम बात कर रहे हैं एक अच्छे रेवेन्यू की, एक अच्छे इनकम सोर्स की लोकल्स के लिए, हर किसी के लिए। तो ऐसे जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए एक साथ आते हैं कि एट ए स्ट्रेच 10 दिन 15 दिन एक जगह पर रुकते हैं, तो उससे ओवरऑल जो उनके थ्रू इनकम आती है उस पूरे एरिया में, तो उससे पूरा ओवरऑल विकास होता है उस एरिया का। तो सर आपसे अजय जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पैराग्लाइडिंग हो या फिर राफ्टिंग की हमने बात की है, तो
तो सर इनसे एडवेंचर्स तो काफ़ी मिलता है, काफ़ी जो साहसिक खेल खेलने के शौकीन हैं उनके लिए तो काफ़ी मज़ेदार साबित होता है, लेकिन सर क्या इससे पर्यावरण को क्षति तो नहीं पहुंचती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। देखिए जैसे हम बात करते हैं स्पोर्ट है एक तरह से जी, थोड़ा सा एक्सट्रीम है, तो उसमें जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है वेरेज इन ऐसे कंपैरिजन में। इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी रेगुलेटेड है जी, जो डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई करी हैं उसकी परमिशंस मिलती है तभी जाकर है, और बहुत कंट्रोल्ड है। हाँ जी, फिलहाल अभी तो काफ़ी कंट्रोल्ड है, अभी इतना कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। दो राफ्टिंग का जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है काफ़ी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जी, तो बिना लाइसेंस के बिना परमिट के आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे जी। इतनी आसानी से। और क्या होता है कि जैसे हम राफ्टिंग की बात करते हो तो राफ्टिंग खाली गंगा में है, वेरेज इन जब आपको लाइसेंस मिलता है कंपनी को तो आपके पास खाली गंगा का नहीं, आपको नॉर्थ इंडिया में और भी रिवर्स पे भी करने का जी, मिलता है आपको लाइसेंस। तो जहाँ जहाँ परमिट्स मिलते हैं वहाँ धीरे धीरे आप इसको एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे स्प्लिट हो जाता है जी। एक्टिविटी। तो क्या माना जाए सर कि ऋषिकेश के बाद और जगह भी राफ्टिंग शुरू की जाएगी जहाँ जहाँ नदी है? एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया नयार घाटी में इस बार। जी, बरसात के मौसम में गंगा में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि राफ्टिंग के लिए डेंजरस हो जाता है। जी, लेकिन इसके विपरीत नयार रिवर में पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जी, और वो राफ्टिंग के लिए उपयुक्त है। अगर आप बरसात के सीज़न के अलावा देखें जी, तो नयार घाटी में नयार रिवर में राफ्टिंग के लिए वो अनुकूल नहीं है, वहाँ पे राफ्टिंग के लिहाज से पानी कम है। जी, लेकिन बरसात के सीज़न में वहाँ पे राफ्टिंग के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त जगह है। जी, तो हमारा मानना ऐसा है कि भविष्य में जिन महीनों में गंगा में राफ्टिंग बंद होती है उन महीनों में नयार घाटी में राफ्टिंग की जा सकती है, जी। जिससे कि हमारे उत्तराखंड में साल भर राफ्टिंग का वेन्यू और साल भर राफ्टिंग का रेवेन्यू और साल भर पर्यटकों की आमद बनी रहे। बिल्कुल। तो ऐसा हमारा मानना है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में ऐसा जरूर संभव हो पाएगा जी, सरकार के और प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से। जी। तो सर इससे रेवेन्यू किस तरह से बढ़ेगा सर? देखिए सिंपल है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट आते जी। हैं। फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है तो हम इसका पोस्ट प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जी। प्री हो रहा है जिससे सबको पता लग रहा है, बट पोस्ट में आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है तो बहुत अच्छी, जैसे भी यूट्यूब में जैसे हम डेली इसको लाइव करेंगे एक्टिविटीज़ को तो उससे एक अट्रैक्शन बढ़ता है। फिर जब ऑनलाइन प्रमोट हो रहा है तो इससे जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे लैंसडॉन इस एरिया का काफ़ी फेमस स्पॉट है, तो वहाँ पर जब लोग आ रहे हैं अभी तो अभी से ही वहाँ के जो लैंसडॉन होटल एसोसिएशन है उन्होंने एक प्रमोशनल फ्लायर्स लगा दिए हैं अपने कि ऐसे ऐसे फेस्टिवल होने वाला है, तो उनके पास ऑलरेडी बुकिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं। जी, तो कहने का मतलब है कि उनके पास खाली टूरिज्म के अलावा 3 और एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रेल रनिंग और कयाकिंग और एंगलिंग, 5 एक्टिविटी मेजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और इस फेस्टिवल के दौरान वो प्रैक्टिकली भी उनको देख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब इसमें हमने क्या हमारा एज अ टीम हम बाकी लोकल्स को काफ़ी ट्रेन कर रहे हैं, तो वहीं पर हम चाह रहे हैं कि एक टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बन जाए जी, जो कि लोकल ऑपरेट करे और होटल एसोसिएशन उनको बुकिंग दे जी, और उसमें जो उनका अपना जो बजट है जैसे जैसे वो अपना डिवाइड करके फाइनेंशियली, सो दैट कि सबके कुछ ना कुछ इनकम होती रहे। जी। सर खिलाड़ी जो इस कैंप में शामिल होंगे इस फेस्टिवल में, उनको आने वाले समय में और क्या क्या फ़ायदे सर इसमें मिलेंगे? अभी हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को प्रमोट करना है, जी, क्योंकि उत्तराखंड को एडवेंचर स्पोर्ट्स के नज़रिए से कभी देखा ही नहीं गया। बिल्कुल। तो जितने भी प्रतिभागी बाहर से आ रहे हैं ये हमारे यहाँ से एक तो हमारी लोकेशन देख के जाएंगे, इसको एक्सपीरियंस करके जाएंगे, उत्तराखंड का जो लोकल कुजीन है, लोकल संस्कृति है उसको देख के जाएंगे और हमने इनके लिए कल्चरल इवनिंग्स की भी वहाँ पर कुछ व्यवस्था की हुई है जिससे कि हमारी लोक संस्कृति का भी उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके। जी, तो हम उन्हें एक रियल उत्तराखंड का एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं इस फेस्टिवल में। तो जैसे ही ये फेस्टिवल्स और ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी तो यही फ्लायर्स फिर वापस आते हैं जी, उस जगह पर दोबारा स्टे करने के लिए लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अभी ये फेस्टिवल 4 दिन का है। बिल्कुल। जब ये वापस फ्लायर्स आते हैं तो अपने साथ और दूसरे फ्लायर्स को लेके आते हैं, तो जो वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जब यहाँ के वीडियोज़ आगे पब्लिश होते हैं तो ऐसे डेस्टिनेशंस की तलाश में सारे फ्लायर्स वर्ल्ड वाइड रहते हैं। जी, तो जब एक से दूसरे को पता चलता है, दूसरे के तीसरे को पता चलता है, तो ये जो कनेक्टिविटी और जो नेटवर्किंग होती है, जी, इस नेटवर्किंग से बहुत सारा इन्फ्लो बनता है उस जगह पे। जी, अभी आज से 1 साल पहले बिलखेत को फ्लाइंग फ्रेटर्निटी में कोई भी नहीं जानता था, जी, लेकिन आज वर्ल्ड वाइड लोग बिलखेत को जानते हैं कि बिलखेत कोई जगह है
जहाँ फ्लाइंग होती है, जहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, लैंड वाटर एयर तीनों होते हैं। और इस चीज़ को ये जितने प्रतिभागी आ रहे हैं एक्सपीरियंस करके जाएंगे, तो ये उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ इतने सारे फ्लायर्स ने वहाँ पे फ्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे एक रेगुलर इनफ्लो जो है टूरिस्ट का, फ्लायर्स का बन जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। और ऐसा इनफ्लो हम हर ज़िले में चाहते हैं उत्तराखंड के। तो ऐसी कोशिशें हमारी आगे के ज़िलों में आगे भविष्य में होंगी। जैसे जो मॉडल हमने आपने मालदेवता में देखा, उसी मॉडल को हमने रेप्लिकेट किया बिलखेत में। इसी सक्सेस स्टोरी को हम आगे दूसरे ज़िलों में रेप्लिकेट करेंगे। एक छोटी सी चीज़ सर मैं अंत में जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड सर साहसिक खेलों में क्यों अभी तक पीछे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? ये थोड़ी गलत धारणा है कि हम लोग पीछे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे स्टेट से काफ़ी हर फील्ड में काफ़ी अचीवमेंट हुआ है, तो गलत धारणा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी हम लोग आगे हैं। थोड़ा सा बस उसको हाईलाइट करना है, थोड़ा उसको दिखाना है पब्लिक को। जिस तरह से हिमाचल लद्दाख है, उस तरह से हम भी अगर इसको थोड़ा पब्लिकली और ओपन कर देंगे चीज़ें, काफ़ी इनर लाइन के थोड़े से इश्यूज़ हैं जो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट और उत्तराखंड टूरिज़्म बोर्ड इसमें काम कर रहा है और जल्दी ये सब चीज़ें खुलेंगी और एवेन्यूज़ बहुत बढ़ने वाले हैं उत्तराखंड। जी, तो सर आप दोनों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारियाँ इस खेल को लेकर हमें मिली हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने साहसिक खेलों के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।